नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखेगी। जी हां, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में ये समारोह आयोजित किया गया। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशंस में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित हैं। 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का निर्माण हुआ था और इसका निर्माण 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में किया गया था। इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के रूप में जलने वाली आग की लौ का गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलने वाली लौ में विलय किया गया। तो दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां अमर जवान ज्योति से ज्योति लाई गई और नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में इसे विलय किया गया। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत ही खास तस्वीरें हैं। हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आदि बद्री बांध निर्माण को लेकर एमओयू साइन किया गया है। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों प्रदेश के मुख्य सचिव ने एमओयू साइन किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पौराणिक मान्यताओं के अलावा सैटेलाइट से भी सरस्वती नदी का प्रवाह पता किया जा सकता है। सरकार ने मां सरस्वती को एक बार फिर से धरा पर लाने का सपना देखा है और उम्मीद ये है कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कालका से लेकर कलेसर तक के इलाके को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सरस्वती के प्रवाह आने पर 633 पुरातात्विक स्थानों में से 444 अकेले हरियाणा में ही है। वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाजी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में दो विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से दो विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई वहाँ पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे दो विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीज़ों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे, तो नहीं रहे। तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदि बद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदि बद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। अब साइडों में निकलने के बाद जो आसपास की नदियां हैं, सबसे पहले तो पास की यमुना है, फिर गंगा का भी स्रोत गंगोत्री है, इधर सतलुज है, व्यास है, या फिर सिंधु नदी है पीछे से। तो ऐसा माना जाता था कि ये पानी सारा उन नदियों में जाकर के चला गया। और फिर मान्यता बनी कि सरस्वती लुप्त हो गई है, अंदर ही अंदर बह रही है। जो ये मान्यता कही जाती है प्रयागराज में कि त्रिवेणी वहाँ है, वहाँ भी गंगा यमुना और सरस्वती कहा जाता है। इसके माध्यम से भी जब इसका चित्र लेने लगे सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट तो हर चीज़ को खोज के ले आता है। अंडर करंट्स आज भी सरस्वती की इसी मार्ग पर हैं, जो मार्ग आज ये बताया जा रहा है कि आदि बद्री से लेकर के और कच्छ तक नीचे अंडर करंट है और पानी बहता हुआ सैटेलाइट के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनको सब पता होता है कि अंदर नीचे जमीन के अंदर क्या 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 प्रवाह है, कैसे है।
कुल मिलाकर के ये मान्यता और फिर इसके प्रति लोगों में जो श्रद्धा आम समाज में। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि सौभाग्य की बात है कि आज पवित्र काम की शुरुआत हुई है। सरस्वती नदी को जमीन पर दिखाने का हरियाणा का एक साथ साझा प्रयास किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को भी नई संभावनाएं मिलेंगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, पानी की समस्या दूर होगी। वेदों में 70 से ज्यादा बार सरस्वती नदी का जिक्र हुआ है और सरस्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करना होता है उस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए, इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है ऐसे शुरू किया हमारे समक्ष बोलना, और मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने इसमें एक प्रयास किया है, एक यात्रा यहाँ पर जो इस सारे काम के लिए किसी वक्त शुरू हुई थी, शायद मुझे याद नहीं है किस वक्त शुरू हुई थी, लेकिन 1987 में 1987 में, जिसमें आपने एक बहुत लंबी यात्रा करने के पश्चात सरस्वती के अस्तित्व के लिए जो है वो जो अध्ययन भी किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सदैव इस बात के लिए प्रयत्न रहता है कि नदियों को जोड़ने की बात और नए कॉन्सेप्ट के साथ नई चीज़ों को लेकर के वो हमेशा सदैव बात करते हुए आप अपनी जो काम की शैली उनकी है, काम करने का तरीका, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। और उन्होंने 3 अप्रैल 2014 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था, सरस्वती नदी का जिक्र और उसका महत्व, उस पर उन्होंने उस वक्त बात कही थी। और उन्होंने जो कहा था उसका मेरे सामने में यहाँ पर एक कोट है। उन्होंने कहा था कि हरियाणा का किसान सालों से कह रहा है कि सरस्वती नदी नाला बन गई। खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से हम इस पुण्य के कार्य में जो सरस्वती नदी को जो है पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है, उसमें हिमाचल और हरियाणा दोनों मिलकर के उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हरियाणा में बना ही रहे हैं। अभी आते आते मुझसे मजाक कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहां तो रुकता नहीं है, तो हम हरियाणा वाले प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो, और सही मायने में ये हकीकत भी है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिले के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बड़े ही दुख की बात है, पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उनके द्वारा फायर एनओसी लेने को लेकर दिए गए आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से सभी विभागों के एचओडीज को आदेश दिए हैं कि अगली बैठक तक सभी सरकारी बिल्डिंग्स के एनओसी लिए जाएं, और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ग्रीवेंस के लिए आई कई शिकायतों का मौके पर निपटारा भी किया। मामला है कि एक कंप्लेनेंट ने पिछली बार एप्लीकेशन लगाई कि हमारी अधिकतम सरकारी बिल्डिंग्स आज फायर एनओसी के बिना चल रही है, और हमने पिछली ग्रीवेंस में ये आदेश दिए थे कि फायर डिपार्टमेंट तमाम अधिकारियों को नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू कर उनको कहेगा कि उसको रेगुलराइज कराने का काम करे। आज दुख हुआ देखते हुए कि फायर ऑफिसर ने 2 बार तमाम अधिकारियों को कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पत्र लिखा कि आप अपनी फायर एनओसी लीजिए, उसके बावजूद भी एक भी डिपार्टमेंट ने कदम नहीं उठाया। आज ग्रीवेंस की तरफ से ये आदेश हमने दिए हैं कि तमाम एचओडीज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ बैठे, इंक्लूडिंग कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, उनको बाय नेम हम डिस्प्लेजर नोट भी इशू करेंगे, और अगर नेक्स्ट कमेटी मीटिंग तक इस पे कार्रवाई नहीं होती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का भी मैं लिखित में आदेश दूंगा।
यूरिया खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए दुष्यंत चौटाला ने यह बात कही कि प्रदेश में उत्पादन केवल एक ही जगह होता है, जबकि कोटा केंद्र सरकार तय करती है। वो खुद केंद्र में मंत्रियों से मिल चुके हैं। फिलहाल डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूरिया खाद की कमी है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार की प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रही। केंद्र ने क्योंकि इंपोर्ट ये करना होता है उसमें डिले हुआ। जैसे जैसे यूएपी, डीएपी और यूरिया हमें केंद्र उपलब्ध कराती रही, हमने जहाँ जहाँ स्टेशन पे रिक्वायरमेंट थी वहाँ रैक्स उतारे। डीएपी की आज किल्लत नहीं है, यूरिया की किल्लत है। निरंतर मनसुख भाई से भी मैं मिल के आया था, एग्रीकल्चर भी मिल के आए थे, जो केंद्र के केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्टर है। उनने अश्योर किया है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ जितनी हरियाणा की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमें केंद्र से ये लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट एक पानीपत का है, जो जितना प्रोडक्शन कर रहा है वो भी केंद्र को सप्लाई देकर उसके बाद हरियाणा को उसकी सप्लाई मिलती है। कुरुक्षेत्र के पिहोबा उपमंडल में सड़क की बदतर हालत देखकर खेल मंत्री संदीप सिंह भड़क गए। उन्होंने काफिला रुकवा दिया और मौके से ही अधिकारी को फोन लगाया और कहा कि घपलेबाजी नहीं चलेगी। खेल मंत्री ने अधिकारी से तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि काम सही से होना चाहिए, क्योंकि वो खुद चेकिंग कर रहे हैं और अधिकारी खुद आकर देखें कि उन्होंने ये भी कहा कि पैच वर्क नहीं होना चाहिए, पूरा काम होना चाहिए। पैच वर्क बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग के संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। प्रोग्राम थे मेरे और इस दौरान कुछ सड़कें का निरीक्षण भी किया, इसमें काफ़ी कमियां भी पाई गई हैं। एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को आदेश दिए हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए और इसके जो सैंपल हैं उसको मैं आगे जरूर भेजूंगा, क्योंकि काफ़ी लो क्वालिटी की चीज़ें कुछ इसमें देखने को लग रही हैं। और साथ ही कई गांवों में मैं घूमा हूँ, कुछ घरों के मैं जो अपनी डीक्यू से इनको हेल्प कर रहा हूं, जिससे कि अपने घर की छत को पक्का कर सकें। काफ़ी घर ऐसे हैं जो जिनकी छत गिरी हुई है, जिनकी छत पानी में, बारिश में पानी नीचे गिरता है, तो उसके लिए मैं अपने डीक्यू से इनको हेल्प कर रहा हूं। उम्मीद यही है कि गांव के अंदर जिन जिन गांव में जा रहा हूं, जहां जहां मुझे समस्या दिखती है उनका या तो उसी समय निपटारा करता हूं, जो अधिकारियों को निरीक्षण देने की, निर्देश देने की जरूरत होती है वहां निर्देश। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनावों का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी और यह भी कहा है कि भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हैं। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में बड़े सीनियर लोग भी लगे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी का वातावरण बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में पहले भी हमारी सरकारें थी। पंजाब में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहली बार वहाँ की बीजेपी को मौका मिल रहा है, नहीं तो बहुत थोड़ी सीटों पर लड़ती थी। इस बार बड़े खुश हैं पंजाब के हमारे साथी कि पहले कभी हरियाणा भी ऐसे ही था और हम बढ़ते बढ़ते संपूर्ण सरकार तक पहुँचे। ऐसे पंजाब में भी उनमें एक इस बात की खुशी है कि वो बहुत अधिक सीटों पर इस बार पंजाब में लड़ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे। ये पार्टी जो है वो कोई अब की बार नहीं, हर बार लगती है और यहाँ पार्टी भी सारा निर्भर होता है। तो जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की 1990 से, तब से ड्यूटियां लगती हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या उत्तराखंड का चुनाव हो। और पंजाब के चुनाव में जो उस साइड के वर्कर हैं वो पंजाब में, राजस्थान में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं। तो ये हर बार होता है। अब की बार भी उसी प्रकार की ड्यूटियां सभी कार्यकर्ताओं की लग रही है। आने वाले टाइम में हमारी भी ड्यूटियां लगेंगी, हम मिलेंगे। और जहां तक आपने कहा कि भाई किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें पिछली के मुकाबले में बढ़ेंगी अब की बार, मेरा मानना है। हालांकि सर्वे चाहे कुछ भी बता रहे, हालांकि सर्वे भी सरकार तो बता रहे हैं और उन्होंने 272 सीटों तक मानी है, पर मेरा मानना है कि जितनी सीटें हमने पिछली बार ली थी अब की बार उससे भी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि अब की बार की जो कारगुजारी है सरकार की, वो लोगों ने देख ली
कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, जो सबसे बड़ा प्रश्न था उत्तर प्रदेश का, जिस प्रकार से उसको सॉल्व किया, आज वहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। लोग रात को भी चाहे घूम सकते हैं, अपनी सामान उनका खेत में भी रहता है, तब भी उनको कोई खतरा नहीं। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, बिजली की बात लगा लो, सड़कों की बात लगा लो, गली नाली की बात लगा लो, तो ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता जो किसी भी व्यक्ति की है वो यही है, डेवलपमेंट और सुरक्षा। तो उन दोनों में योगी सरकार जी ने जो काम किया तो वो लाजवाब है, और उसके नाम पे अब की बार वोट मिलेगी निश्चित। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में चुनाव पर बोलते हुए कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। ये तो कानून की बात है, लेकिन जो उनका बयान आया है वहां के मुख्यमंत्री का, वो तो राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब यहाँ बनेगी। यूपी में बेहतर होगी, और नॉर्थ ईस्ट का मेरे को मालूम नहीं भाई, वहां पे भी बताते अच्छी स्थिति है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने नदी की रेत से लेकर पहाड़ों के पत्थर तक सब कुछ हजम कर लिया है और भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड भाजपा सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ये सरकार युवा विरोधी है और युवाओं का भविष्य के लिए सरकार की नीतियों के चलते चौपट हो चुका है। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए साउथ सिटी 1 की मार्केट ने छोटे बच्चों ने दुकानदारों और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और अभी भी लोग बिना मास्क के यहां पर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और इसी की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार ही कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बच्चों ने ये जागरूकता अभियान चलाया, लोगों से अपील की कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। क्योंकि अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नॉन में भी जाते हैं तो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और वो उनके लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मास्क एंड वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको अपने आप को 6 फीट दूर रखना चाहिए एंड हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर चीज़ सैनिटाइज करके यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है, अगर लोग इस चीज़ पे पहले ही ध्यान नहीं देते तो अब तक वो इतना फैलता नहीं। दूसरा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है, इसलिए मैं उन्हें अवेयर करना चाहती हूँ कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जिसे आप इसे ऐसे ही टाल दो कि कोई बात नहीं, एक बार होगा तो चला जाएगा। नहीं, ये नहीं जाता, कई बार ये नहीं जाता और आपको ही रोकना पड़ता है अपनों के लिए और औरों के लिए। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से खास मुलाकात की और मुलाकात के बाद से उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उन्हें मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है और ये भी कहा कि उनके तहत ये डिपार्टमेंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द समाधान हो जाए। और इसी के साथ ही दुष्यंत चौटाला ने तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी काम पर लौटने की सलाह दी, नसीहत दी और कहा कि आपकी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वापस काम पर लौटना चाहिए, रोजाना धरने प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले काफी दिन से अपनी 19 मांगों को लेकर धरने पर हैं। तो बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्री ने कहा है कि डिप्टी सीएम ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर वापस नहीं लौटेंगी। दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ और मैं मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप करके बातचीत करके आपको बुलवाता हूँ। शायद शुरू में हमारा 19 सूत्रीय मांग पत्र था, लेकिन कुछ मांगों पे हमारे डिपार्टमेंट की मांग थी, कुछ मुख्यमंत्री जी ने 1-2 मांग पे सहमति जताई है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। ये हमारी कोई नई मांग नहीं है सर, ये हमारी बहुत पुरानी मांग है। 8 मार्च 2018 में संसद के अंदर सरकार ने घोषणा करी थी कि वर्कर को कुशल का और हेल्पर को अर्धकुशल का दर्जा दे रहा हूँ और हरियाणा पहला राज्य होगा जिसमें ऐसी घोषणा। आगरा में बीती रात मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस का कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल जानी मानी डांसर सपना चौधरी कल आगरा पहुंची थी।
यहां उन्हें एक कार्यक्रम में अपना परफॉर्मेंस देना था और इस दौरान सपना के कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों लोग भी वहां पहुंचे और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। इस कार्यक्रम में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। दूसरी तरफ सपना का ये डांस प्रोग्राम पूरी रात भी चला। इस कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क के नजर आए। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।